Hello dear friends, I welcome all of you for this session पॉलिटेक्निक that is डिप्लोमा एडमिशन प्रोसीजर। 10वीं के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक की तरफ अट्रैक्शन रहता है, वो डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो आइए अब आज के इस सेशन में जान लेते हैं कि डिप्लोमा की एडमिशन प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेंगे कि डिप्लोमा करने के लिए क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले आपने अगर 10th स्टैंडर्ड पास आउट किया है तो 10th स्टैंडर्ड को आपको सिर्फ 35% की आवश्यकता है अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, उतना अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 10th स्टैंडर्ड को आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए, और वो भी बेस्ट ऑफ 5 में, यानी आपकी फाइनल मार्क लिस्ट में जितने मार्क्स अपीयर होते हैं वो मिनिमम 35% तो चाहिए, तो आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और 12th के लिए आपने साइंस ब्रांच आपकी थी और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने स्टडी किए हैं, ये 3 सब्जेक्ट लेकर आपने 12th एग्जाम पास किया है, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा को एडमिशन मिल सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यानी आपका एक साल यहाँ पे बच जाता। सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यानी 2 ही साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता अगर आपने 12th साइंस किया है बाय टेकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो उसके बाद आपने अगर आईटीआई कंप्लीट किया है और सीओई यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस अगर आपने कंप्लीट किया है, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपने जो आईटीआई किया है वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कंप्लीट करना जरूरी है, और वो 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। आपने अगर 1 साल का ही आईटीआई कंप्लीट किया है और वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से भी है, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको 10th बेसिस पे फर्स्ट ईयर को एडमिशन लेना पड़ता है। ये था बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा एडमिशन। उसके बाद आफ्टर 12th देर आर फ्यू डिप्लोमा कोर्सेस। तो कौन कौन से है? सबसे पहला है फार्मेसी का डिप्लोमा। डी फार्म आपने जाना है, मेडिकल स्टोर्स चलाने के लिए ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर है तो आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, आप वो चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ऐसा है कि आपने 12th साइंस पास करना बहुत जरूरी है, और 12th साइंस में आपने जो सब्जेक्ट्स लिए थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका 12th में होना जरूरी है। ये अगर आपने किया है तो आपको डी फार्मेसी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है। दूसरा जो डिप्लोमा आप कर सकते हैं 12th पास होने के बाद, वो है होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ये डिप्लोमा अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको सिर्फ 12th पास करना जरूरी है, ना किसी सब्जेक्ट की बैरियर है, ना किसी सब्जेक्ट मैंडेटरी होना या ब्रांच की भी बैरियर, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 12th पास अगर आपने किया है तो आपको एक होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी की एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तीसरा जो डिप्लोमा आप कर सकते हैं आफ्टर 12th, दैट इज सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी। इस सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी आपने 12th साइंस स्ट्रीम में से कंप्लीट करना जरूरी है, और 3 सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट लेकर आपने अगर 12th पास किया है तो आप सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि 10th के बाद या 12th के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में डिप्लोमा को एडमिशन करके डिप्लोमा कंप्लीट करने के क्या क्या फायदे हैं, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला कि आपका 10वीं के बाद 3 साल का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो जाता आपके करीब करीब एट द एज ऑफ 18th या मैक्सिमम 19th। जैसे ही आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो आपको जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी अच्छी सी कंपनी में, एक आधा अच्छा सा जॉब। तो जस्ट एट द एज ऑफ 18 और 19th आपको जॉब मिल जाता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज डिप्लोमा का है। दूसरे नंबर पे, डिप्लोमा में आप कहीं पे भी एडमिशन लीजिए, हर एक कॉलेज में वो एक पर्टिकुलर स्टेट में सिलेबस सेम रहता है। अभी महाराष्ट्र का एग्जांपल लीजिए, एक आधे स्टूडेंट ने अगर पुणे में एडमिशन लिया
दूसरे स्टूडेंट ने बॉम्बे में एडमिशन लिया और तीसरे स्टूडेंट ने नासिक में एडमिशन लिया, तो ये तीनों स्टूडेंट अगर रिकॉग्नाइज्ड यानी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में अगर डिप्लोमा कर रहे हैं और MSBT एफिलिएटेड कॉलेज उनका अगर है, तो उनका तीनों का सिलेबस 100% सेम रहेगा। नॉट ओनली दैट, एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो है वो एक ही है। MSBT उसको बोलते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वो एक ही अथॉरिटी उनके एग्जाम लेंगी, यानी उनके क्वेश्चन पेपर सेम रहते हैं, उनका वैल्यूएशन, रिजल्ट की डेट वगैरह वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। नॉट ओनली दैट, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले ली तो भी प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के लोग ही मॉनिटर करते हैं। वो मॉनिटरिंग करके उनको बताते हैं कौन सी लैब्स किस ढंग से होना चाहिए, कौन सा सिलेबस कैसे ढंग से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मॉनिटरिंग जो है वो पूरा गवर्नमेंट का है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज डिप्लोमा का है, यानी थ्रू आउट दैट स्टेट वो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए सिलेबस एक ही रहेगा, एग्जामिनेशन एक ही समय पे होगी, क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, रिजल्ट एक ही समय पे डिक्लेयर हो जाएगा, चाहे वो नासिक का कॉलेज हो, चाहे पूना का हो, चाहे मुंबई का हो। अगला जो एडवांटेज है डिप्लोमा कंप्लीट करने का कि डिग्री अगर कंप्लीट करना चाहते हैं आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, तो आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर डिग्री में एडमिशन मिल जाता है। यानी डिप्लोमा इज एक्चुअली वेरी बेसिक। तो डिप्लोमा कंप्लीट करते समय आपको अगर ऐसा लगा कि मुझे आगे भी पढ़ना है, डिग्री मुझे कंप्लीट करना है, तो वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल सकती है। ये एक एडवांटेज है। और इसमें बहुत ही बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि वो डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। लेकिन 12th करके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए, तो आपको CET, JEE ऐसी एंट्रेंस एग्जाम्स देने की जरूरत रहती है। वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके आपको डिग्री में एडमिशन मिलती है। डिप्लोमा करके वैसा कुछ बैरियर नहीं है। विदाउट अपियरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, on the basis of diploma marks you can get direct admission to the second year of degree. After that, डिप्लोमा में आपने जो सब्जेक्ट स्टडी किए हैं वही टाइप के सब्जेक्ट डिग्री में भी रहते हैं, सिर्फ उनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती और वो ज्यादा डेप्थ में आपको स्टडी करने पड़ते हैं। इसका फायदा यह हो जाता कि आपका एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार रहता है और उसके ऊपर आपको ज्यादा डेप्थ में स्टडी करनी पड़ती है। तो बेसिक आइडिया तो आपकी क्लियर होती ही है, रहती ही है, उसके हिसाब से आगे पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता, आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है वो ब्रांच में। डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन के बारे में और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेकंड एडमिशन का कैसा रहता है कि एक आधे स्टूडेंट ने डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से अगर कंप्लीट किया तो उसको मैकेनिकल के ही डिग्री में डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिल जाती है। एक आधे स्टूडेंट ने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट किया तो उसको सिविल इंजीनियरिंग के ही डिग्री में डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन मिल जाती। यानी ऐसा इंटर डिसिप्लिनरी चेंज नहीं होता, यानी मैकेनिकल के स्टूडेंट को कंप्यूटर में, कंप्यूटर के स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल में ऐसी ब्रांचेस चेंज नहीं होती। हाँ, सिमिलर टाइप के जो ब्रांचेस है यानी जैसे कि ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ये तीनों को इंटर डिसिप्लिनरी चेंज हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू सिविल ऐसा चेंज नहीं होता। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि डिप्लोमा में बहुत सारे ब्रांचेस अभी अवेलेबल है। पिछले कुछ एक 15-20 साल पहले सिर्फ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ऐसी सिलेक्टेड ब्रांचेस थी, लेकिन अभी समय ऐसा आया है कि करीब करीब 100-150 ब्रांचेस डिप्लोमा के लिए अवेलेबल है। ये कोर ब्रांचेस जो अभी मैंने नाम लिया वो तो है ही, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन एडिशन टू दैट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार के बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। तो इसमें से आप कौन सी भी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं आपका डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए। तो ये थे डिप्लोमा कंप्लीट करने के एडवांटेजेस। उसके बाद आपने अगर डिसाइड किया कि डिप्लोमा को एडमिशन आपको लेनी है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स है। सबसे पहले 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट लगने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद एक एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती, यानी ऑनलाइन फॉर्म मिलना शुरू हो जाता। एक नोटिफिकेशन MSBT और DTE ये दोनों वेबसाइट के ऊपर डिक्लेरेशन हो जाता कि एडमिशन प्रोसेस इज स्टार्टेड। और एक बात
कि ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपके घर बैठे ही आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप एक सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वहां से डिक्लेयर कर देते कि कल से ये पर्टिकुलर टाइम से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको वो फॉर्म मिल जाता। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद या वो फॉर्म लेने के साथ साथ आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता। और वो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको बहुत संभाल के रहना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। फॉर्म फिल करते समय आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि स्टूडेंट्स नेम, 10th के मार्क्स, बाद में उस एड्रेस क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, वगैरह वगैरह। वो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। दैट प्रोसेस इज ऑनलाइन। उसके बाद वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद, जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके करीब करीब 2 दिन बाद एक जनरल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती। वो जनरल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट को चेक करना है कि वो मेरिट लिस्ट में अपना नाम कहाँ पे अपीयर होता है, मार्क्स करेक्ट है क्या, अपने नाम के स्पेलिंग्स वगैरह करेक्ट है क्या, बाकी की इंफॉर्मेशन वगैरह उसमें पूरी रहती है। कौन से कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओपन है या SC है, ST है, जो भी कुछ है वो स्टूडेंट को देखना है कि पूरा अप्रोप्रिएट डाटा उसमें डिस्प्ले हो रहा है। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताना पड़ता है। उसके लिए 2-3 दिन का मोहलत आपको दिया जाता है। तो उसके बाद रेक्टिफाई होके वापस वो फाइनल लिस्ट लग जाती, उसको बोलते हैं जनरल मेरिट लिस्ट। वो जनरल मेरिट लिस्ट एक बार फाइनल होने के बाद ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती। यानी स्टूडेंट को एक ऑप्शन फॉर्म आ जाता अपने लॉगिन आईडी में। वो ऑप्शन फॉर्म उसको केयरफुली भरना पड़ता है। वो ऑप्शन फॉर्म भरते समय उसको करीब करीब 100 के आसपास या 100 से भी ज्यादा, कभी कभी 150 के आसपास ऑप्शंस भरने पड़ते हैं। वो ऑप्शंस भरते समय उसको क्या क्या भरना पड़ता है, कॉलेज का नाम और वो कॉलेज में मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, यानी कॉलेज एंड ब्रांच ही हैज टू सिलेक्ट। समझो उसको XYZ कॉलेज चाहिए और उसमें पहले नंबर पे उसका चॉइस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो उसने लिखना है XYZ नंबर 1 XYZ कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नंबर 2 में अगर XYZ कॉलेज में कंप्यूटर नहीं मिला तो 2 नंबर पे अगर मैकेनिकल चाहिए तो उसने लिखना है XYZ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 3 पे समझो उसको ABC नाम का कॉलेज है और उसमें कंप्यूटर चाहिए, तो नंबर 3 पे ABC कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नंबर 4 ABC कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसा करते करते उसके चॉइस के हिसाब से, स्टूडेंट के चॉइस के हिसाब से करीब करीब 100 से ऊपर ऑप्शंस आपको भरना रहता है। उसको बोलते हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टेज। एक बार ऑप्शन फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया कि उसके बाद कैप राउंड शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला रहता है कैप राउंड 1, इसको बोलते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसेस। उसका राउंड 1, राउंड 1 में क्या होता है कि मेरिट के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट लगाई है, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट लिस्ट, उसके हिसाब से कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है और वो स्टूडेंट का ऑप्शन कौन सा है, उसके हिसाब से वो सॉफ्टवेयर कॉलेज की अलॉटमेंट करता है। ये अलॉटमेंट हो जाती फाइनल और वो स्टूडेंट को उसके लॉगिन आईडी के थ्रू अपने अपने मेल में पता चलता है कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया। वो कॉलेज अगर अलॉट होने से स्टूडेंट सेटिस्फाइड है तो एडमिशन कंफर्म कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कैप राउंड 2 के लिए वेट कर सकता है। लेकिन कैप राउंड 2 के लिए और एक प्रोसीजर है कि कैप राउंड 1 में जितने स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद जो बची हुई सीट्स है उसका वापस एक बार डाटा आपको दिया जाता है वो मेल आईडी पे। उसमें पता चलता कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है और उसके हिसाब से हो जाता कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 में वापस एक बार स्टूडेंट को ऑप्शन रिवाइज करने पड़ते हैं। रिवाइज करके जो भरेगा उसमें एक आधा कॉलेज और अलॉट हो जाता। उसको अगर वो कॉलेज अच्छा लगा कि ठीक है मुझे अभी ये कॉलेज लेना है, तो आप RSC सेंटर पे जाके ये कंफर्म कर सकते हैं कि सीट हमें कंफर्म चाहिए। उसको बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन।
एक बार वो एडमिशन कंफर्म हो जाए तो बाद में कॉलेज में जाना पड़ता है, जो कॉलेज उसको अलॉट कर दिया है वो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करने का पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ता है, उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज 2 सेट्स लेके जाना पड़ता है, इन एडिशन टू दैट ओरिजिनल कॉपीज ऑल्सो। वो कॉलेज में जाके पूरा दिखाना पड़ता है, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, वो आगे बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो पूरा लेके जाना पड़ता है कॉलेज में। और कॉलेज में लेके जाने के बाद एडमिशन उस स्टूडेंट की कंफर्म हो जाती है। तो ये थी स्टेप वाइज एडमिशन प्रोसेस। अब देखते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। सबसे पहली 10th की मार्कशीट ओरिजिनल भी चाहिए और उसके साथ 2 अटेस्टेड कॉपीज। लिविंग सर्टिफिकेट 10th के बाद अगर है तो 10th के स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, 12th के बाद अगर है तो 12th का लिविंग सर्टिफिकेट। 12th स्टैंडर्ड अगर उसने किया है तो 12th की भी मार्कशीट लगेगी, 12th अगर नहीं अपियर किया है तो उसका सवाल नहीं आएगा। चौथे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी, डीटी, एनटी, विजय वगैरह वगैरह कैटेगरी का अगर है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है। उसके बाद नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, एससी और एसटी छोड़ के, ये दोनों कैटेगरी छोड़ के बाकी जितना भी कास्ट रिलेटेड रिजर्वेशन है उनके लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लगता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। जो भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स है कि जिनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन रहता है, उसको सवर्ण रिजर्वेशन भी बोलते हैं। वो रिजर्वेशन के लिए एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर वो कैंडिडेट के पेरेंट्स का एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख अगर है तो वो स्टूडेंट को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी वो 10% रिजर्वेशन में एडमिशन हो सकती है। तो सर्टिफिकेट भी निकालना जरूरी है अगर आप वो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो। उसके बाद ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, तो इसके लिए भी स्टूडेंट के पेरेंट्स का एनुअल इनकम, कंबाइंड एनुअल इनकम मदर प्लस फादर दोनों का, वो अगर 8 लाख के अंदर है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाता। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद फीस में 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाता। तो वो सर्टिफिकेट अगर आप ये कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है। बाद में नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों एक साथ ही रहता है। नेशनैलिटी इंडियन होने का प्रूफ और डोमिसाइल महाराष्ट्र का या वो पर्टिकुलर स्टेट का, बिहार अगर है तो बिहार, झारखंड अगर है तो झारखंड, यूपी अगर है तो यूपी, वो सर्टिफिकेट होना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद जो भी कुछ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं, पर्टिकुलरली ये एक एग्जांपल बेसिस में आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं, इसमें कितना कितना परसेंटेज की कौन कौन सी जाति के लिए है वो जरा देखते हैं। सबसे पहला एससी के लिए 13% है, एसटी के लिए 7% है, विजे, डीटी एंड एनटीए 3%, एनटीबी के लिए 2.5%, बाद में एनटीसी के लिए 3.5, एनटीडी 2, देन ओबीसी 19%, एसईबीसी उसके लिए 12%, देन हियर फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए 5%, ऑर्फन यानी जिनको कोई नहीं है, अनाथ, ऐसे कैंडिडेट के लिए 1% है। डिफेंस कैटेगरी के लिए, मिलिट्री वगैरह के लिए डिफेंस कैटेगरी बोलते हैं उसको, 5% है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30% है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके लिए 10% है। तो ये ऐसा रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है, सैंपल बेसिस आपको मैंने दिखाया। बाकी हर एक स्टेट्स के लिए ऐसे ही थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिशन देते समय या ऑप्शन फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है ताकि कॉलेज का सिलेक्शन ना गलत रहे और ब्रांच का सिलेक्शन भी गलत ना रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि AICTE अप्रूव्ड कॉलेज ही ओनली आपको सिलेक्ट करना है। AICTE इसका मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये
AICTE का अप्रूवल अगर कॉलेज को है तो ही वो कॉलेज अच्छा रहता है, ये बात पक्की ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र में AICTE अप्रूवल होना ही चाहिए। और दूसरी बात, MSBTE एफिलिएटेड, MSBTE मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उनसे अगर एफिलिएटेड कॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पहले नंबर पे ध्यान रखिए। नंबर 2, कॉलेज अगर कोर्स अगर एक्रेडिटेड है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक्रेडिटेशन है जो है वो पूरे कॉलेज को नहीं मिलता, वो कोर्स वाइज रहता है, यानी वो कोर्स एक्रेडिटेड है कि नहीं ये आप पूछ सकते हैं कॉलेज में जाने के बाद। तो एक्रेडिटेड कोर्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और सब कोर्सेस अगर वो कॉलेज के एक्रेडिटेड है, समझिए 6 कोर्सेस वहां पे चलते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह वगैरह जैसे, और पूरे के पूरे एक्रेडिटेड है, यानी पूरा कॉलेज ही एक्रेडिटेड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रांच सिलेक्ट करते समय बहुत सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले ध्यान में रखिए, उसके ऊपर कुछ भी जोर जबरदस्ती मत कीजिए। अपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया इसलिए मैं भी ये ले रहा हूँ, तो ऐसा मत कीजिए। अपना खुद का इंटरेस्ट जो है वो खुद से पूछिए और उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट कीजिए बहुत सोच समझ कर। डिप्लोमा इज एक्चुअली ओनली इंट्रोडक्शन, तो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको रुकना नहीं है, रुक के कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। तो आपको डिग्री कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर की कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके लिए डिग्री आपको करना बहुत जरूरी है। और 5वां जो पॉइंट है वो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि किसी भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बात पक्की ध्यान में रखिए कि कोचिंग क्लास इज मस्ट। आप सिर्फ पासिंग का एम मत रखिए, पासिंग या फर्स्ट क्लास को वो कुछ भी कीमत नहीं बची है। ये इतने कंपटीशन का जमाना है कि अभी डिप्लोमा के जो टॉपर्स है, मेरे क्लास का भी और उसके पिछले साल का भी, उनको 96%, 97% एग्रीगेट मार्क्स है एनुअल, और जितने ज्यादा मार्क्स आपको है उतने भी कम लगते, इतनी कंपटीशन बाहर बढ़ गई है। 5-6 साल पहले 90%, 91% बहुत ज्यादा लगते थे, लेकिन अभी उसको भी कुछ वैल्यू नहीं बची। 95%, 96, 97, 97 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग इतने मार्क्स स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं। अगर आपके इतने स्कोर हो रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग ए कोचिंग क्लास, देन यू आर डूइंग वेरी वेल, तो आपको कोचिंग क्लास की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको सिर्फ 70, 75, 80, 85, 90 तक ही मार्क मिलते हैं, तो आपके लिए कोचिंग क्लास की जरूरत है, उसमें लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके साथ ही ये आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, और ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री बैचेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है पूरे सब्जेक्ट्स की, तो जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं इसके ऊपर इंसर्ट करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।